नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पांच शहर पांच खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। शुरुआत करेंगे पांच बड़ी खबरों से। पहली खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई, जहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करेंगे बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में। फिर बात होगी संभल की, जहां पर एक बड़े हादसे की खबर आई है, उस खबर से भी आपको वाकिफ करवाएंगे। और इसके बाद आपको ले चलेंगे गैरसैंण, जहां पर 4 दिन की चांदनी हो गई और फिर अंधेरी रात। और आखिर में आपको झारखंड नियोजन नीति पर मचे संग्राम की बात बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पांच शहर पांच खबर। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने आप नेता मनीष सिसोदिया की कस्टडी पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड का आदेश सुनाया है। आप सिसोदिया को 22 मार्च की दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में मनीष सिसोदिया को अपने घरेलू खर्चों के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने और जब्त किए गए बैंक खातों के इस्तेमाल की भी अनुमति दे दी है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी ने आधारहीन रिमांड ली है। उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। तो 5 दिन की ईडी की रिमांड और बढ़ा दी गई है। और ये बात भी कही जा रही है कि मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। ये बात संजय सिंह ने कही, जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, लगातार मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संकट के बादल अभी और घने होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है। पहले सीबीआई आई, अब ईडी की एंट्री हो गई। जी देखिए शिवम, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहले सीबीआई ने उनसे जो रिमांड थी, सीबीआई ने सवाल जवाब करे थे, लेकिन उसके बाद मनीष सिसोदिया पे सीबीआई ने कहा कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन उसी के बाद जो है 7 दिन की जो रिमांड थी ईडी ने मांगी थी। ईडी ने भी यही आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईडी ने कहा है कि उनके जो चैट्स वगैरह, जो डेटा वगैरह वो डिलीट कर दिया गया है। फ़ोन का जो डेटा था वो सारा डिलीट कर दिया गया है। लेकिन उसी के बाद आज जब 7 दिन की रिमांड पूरी हो गई थी, तो ईडी की आज उन्हें जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, तो पेश में के बाद में जो है 5 दिन की जो रिमांड है ईडी ने एक बार फिर से दोबारा मांगी है। क्योंकि 5 दिन की जो रिमांड मांगी गई है उसमें बढ़ाया गया है। कहा जा रहा है कि अभी मनीष सिसोदिया जो हैं जांच में सहयोग नहीं कर रहे। जिस तरीके से जो जांच पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो रिमांड वो पूरी हो जाती है। उसी के बाद आज फिर दोबारा 5 दिन की जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई। 22 मार्च तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी रहेगी। यानी कि अभी ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया 5 दिन तक, ये मान के चलें 22 तारीख को। और 22 तारीख के बाद कोई फैसला आ सकता है, फिर कोर्ट उन्हें वापस जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ईडी ने अब दोबारा 22 तारीख तक की जो मांग है की है कि ईडी उनसे पूछताछ करेगी। पहले 7 दिन के अंदर जब मनीष सिसोदिया ने सवालों का जवाब नहीं दिया, कहा जा रहा है ईडी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि जिस तरीके से इसमें जो मनीष सिसोदिया ने जो है चैट्स वगैरह जो डिलीट करी हैं, डेटा वगैरह डिलीट हुआ है, तो उसमें जो है मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन मनीष सिसोदिया का कहना है कि मनीष ईडी जो है वो आधे घंटे तक जो है पूछताछ करती थी। 7 दिन में जो है 11 घंटे ही पूछताछ की गई, आधे घंटे में पूछताछ की जा रही। मेरे साथ पूरी तरीके से बदसलूकी से यहाँ पर संजय सिंह ने कहा है कि आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया जा रहा है मनीष सिसोदिया के साथ। ऐसा क्या सलूक किया जा रहा है मतलब? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है अपनी बातें रखी। कहा कि मनीष सिसोदिया के साथ में आतंकवाद से भी ज़्यादा बदसलूकी की बातें यहाँ पर करी जा रही है। उसके अंदर जो ईडी उनसे पूछताछ कर रही है तमाम मुद्दों को देखते हुए। लेकिन मनीष सिसोदिया से आधे घंटे तक ही पूछताछ की जाती, क्योंकि उनके वकील ने भी यही बात की है आज कि कोर्ट में जब उनको पेश किया गया था कि जिस तरीके से ईडी जो है उनसे पूछताछ करिए, आधे घंटे के लिए पूछताछ की जाती है। मनीष सिसोदिया यदि उनको जो है हमारे परिवार के सदस्य है, मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार, इसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार पूरा फैसला लिया गया। और कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो फैसला आया है, केंद्र सरकार कितने ही फंसाने की कोशिश कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो हैं मनीष सिसोदिया, वो हमारे पार्टी के हिस्सा, हमारे परिवार का हिस्सा है। खुद आज इस चीज़ को देखते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया। लेकिन उन्होंने कहा कि जसविंदर जैन पहले से ही जेल में है, जेल में उन पर भी आरोप लगाए गए कि वो जो वीडियो वायरल हो रही थी, उस नारे का भी इंतजार रहेगा जो आम आदमी पार्टी दिया करती थी गुजरात चुनाव से पहले कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। खबर लखनऊ से है,
जहां पर बिजली कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के चयन और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मियों की 3 दिन की हड़ताल गुरुवार रात 10 बजे तक शुरू हो गई। वहीं सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए काम पर नहीं आने वाले संविदा कर्मियों को बर्खास्त करने और प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ होने पर एनएसए के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। उधर बिजली कर्मियों के एक अन्य धड़े ने इस हड़ताल के मद्देनजर अपने अभियंताओं को 2 घंटे अतिरिक्त काम करने को कहा है। तो हड़ताल पर चले गए हैं बिजली कर्मचारी। 3 दिवसीय हड़ताल है बिजली कर्मचारियों की और सरकार की कर्मचारियों की वो चेतावनी है, काम नहीं किया तो नौकरी भी जाली जाएगी, ये बात कही। हालांकि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी बात रखी, सरकार की बात रखी, सरकार के पक्ष को रखा। लेकिन बिजली कर्मचारी हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और लगातार हड़ताल पे हड़ताल किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं बिजली कर्मचारी और काम नहीं किया तो नौकरी जाएगी, ये बात सामने आ रही है। अलग अलग मांगों को लेकर ये हड़ताल बिजली कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं बिजली कर्मचारी और सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराए जाने की बात कह रहे हैं। लखनऊ में बिजली कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के चयन और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मियों की 3 दिन की हड़ताल गुरुवार रात 10 बजे शुरू हो गई है। वहीं सरकार ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए काम पर नहीं आने वाले संविदा कर्मियों को बर्खास्त करने और प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ होने पर एनएसए के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। उधर बिजली कर्मियों के एक अन्य धड़े ने इसे हड़ताल के मद्देनजर अपने अभियंताओं को 2 घंटे अतिरिक्त काम करने को कहा है। तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं बिजली कर्मचारी और इस हड़ताल को लेकर तमाम तरह के बातें सामने आ रही हैं। और हालांकि ए.के. शर्मा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के पक्ष को रखा। और यूपी के संभल में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज भर भरा कर गिर गया, जिसके चलते मलबे में कई मजदूर फंस गए। हादसे में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। 24 मजदूरों को निकाला गया है, जिनमें से कई लोगों की हालत सामान्य है। कोल्ड स्टोर 2 मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। डीआईजी रेंज शलभ माथुर ने बताया कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। वहीं शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। तो मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ गुलाब देवी और धर्मपाल सिंह ने इस पूरे मामले का जायजा लिया। राज्य मंत्री गुलाब देवी पहुंची वहां पर। भरभरा कर कोल्ड स्टोरेज गिरा, 10 लोगों की मौत इसमें हुई है। साथ ही साथ 24 लोगों के फंसे होने की बात कही सामने आ रही है और तकरीबन 20 से 21 लोग ऐसे हैं जिन्हें निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है और जो लोग मलबे में अंदर दबे हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं घटनास्थल पर और पूरी तेजी के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 10 लोगों की मौत हुई है इस पूरे हादसे में। दरअसल कोल्ड स्टोरेज भर भरा कर गिर गया। कोल्ड स्टोरेज के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही गुलाब देवी और धर्मपाल सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम का जायजा भी लिया और जायजा लेने के बाद मुआवजे की बात भी सामने आई है। मृतकों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और घायल हैं उनको 50,000 रुपए के मुआवजे की बात सामने आ रही है। सतीश सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त संभल से जुड़ गए हैं। सतीश का रुख कर लेते हैं। सतीश, फिलहाल क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कितने लोगों को अभी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, कितने लोग और दबे हुए हैं, क्या कुछ कह रहा है प्रशासन? कि हम आपको बता दें, जिस तरीका से लगातार जो ऑपरेशन चल रहा था और ऑपरेशन के अंदर 14 लोगों को लिए निकाल लिया गया है और जो जिसकी 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 11 लोग संभल के बताए जा रहे हैं और 3 लोग बदायूं को बताए जा रहे हैं, जिनकी डेड बॉडी कब्जे में लेकर उन्हें पीएम के लिए भेज दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो उनकी बीमा की रकम है वो जल्दी दी जाएगी और आगे जो भी प्रक्रिया होती है वो अपनाई जाएगी। लेकिन वहाँ पे अभी भी जो ऑपरेशन चल रहा है और जो बताया जा रहा है कि अभी किसी की आशंका है, क्योंकि जब तक पूरा मलबा नहीं हट जाता है तब तक वहाँ पर जो है कार्य चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा? कुछ इस तरह को लेकर, इस खबर को लेकर कोई अपडेट, कोई जिम्मेदार सामने आया है? हालांकि 50,000 के मुआवजे का ऐलान कर दिया है जो घायल हैं सतीश उनके लिए, और इसके साथ साथ 2 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिजनों को मिलेगा जो इस हादसे में उन्होंने जान गंवाई। लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, सतीश से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। दरअसल ये कोल्ड स्टोरेज भर भरा कर संभल में गिर गया। कोल्ड स्टोरेज के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और देखने वाली बात होगी कि अब पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन होता है। गिरफ्तारियां कितने लोगों की हुई हैं यह भी फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची और घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित उन्हें रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें वापस निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सतीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, 50,000 घायलों के लिए मुआवजा और 2 लाख मृतकों के लिए ये ऐलान किया है सरकार ने। जी बता दूं, जिस तरीका से यहाँ पे गुलाब देवी राज्य मंत्री आई थी और उन्होंने जो है ये ऐलान किया है कि जो मृतक हैं उनके परिवार के लिए जो 2 लाख रुपए दिया जाएगा और जो घायल उनके 50,000 रुपए दिया जाएगा और जो बीमा की बात की जा रही है, कोई किसानी बीमा भी दिया जाएगा ना, और जो भी सुविधा होती है वो सुविधा की बात की गई है। तो थोड़ा सवाल उठा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो एक बड़ा हादसा माना जा रहा है, यहाँ पर प्रशासन लगातार जो 30 घंटे लगातार कार्य करता रहा और उनको आगे बढ़ाता रहा, लेकिन प्रशासन ने अभी हार नहीं मानी। अब भी वो कह रहा है कि जो अब हम पूरी जब तक नीचे तक बोरी खाली नहीं हो जाती है, गोदाम खाली नहीं हो जाता, तब तक हम हटेंगे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतीश तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 4 दिन की चांदनी के बाद फिर अंधेरा पसर गया और 6 दिन का कामकाज 4 दिन में निपटाने की करामात कर कई विधायक और अफसरान रातों रात अपने अपने गंतव्यों के लिए कूच कर गए। 21 घंटे 36 मिनट तक चली कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 75,592 करोड़ का बजट पेश किया। वहीं 4 दिन के सत्र में विधानसभा को 603 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें स्वीकार 8, अल्पसूचित प्रश्न में 1 उत्तरित हुआ, जबकि 180 तारांकित प्रश्न में 46 उत्तरित हुए। 380 अतारांकित प्रश्न में 197 उत्तरित हुए। कुल 29 प्रश्न निरस्त किए गए। इस दौरान 13 विधेयक और 1 अध्यादेश को भी पास कराया गया। तो 75,592 करोड़ का बजट पेश हुआ है। नियोजन नीति माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में 75,553 करोड़ का एक बजट, 592 करोड़ का बजट पेश हुआ है। 75,592 करोड़ के बजट को सरकार ने सराहनीय बजट बताया और कहा कि इस बजट से उत्तराखंड के विकास में पर पंख लगेंगे। लेकिन 6 दिन इस सत्र को चलना था गैरसैंण में, लेकिन 4 दिन में ही इस सत्र को स्थगित कर दिया गया। अभय केंद्रा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभय, लगातार गैरसैंण में इस बजट सत्र को कवर कर रहे थे, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे, उत्तराखंड के दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। अभय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
अब है आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि सदन नहीं चलने दिया गया। 4 दिन चलने दिया गया, लेकिन 6 दिन चलना था ऐसे। अब है सवाल के ऊपर से खड़े किए जा रहे हैं वो यही है कि जो सदन की जो समय अवधि है उस अवधि को घटाने का काम सत्ता पक्ष की तरफ से किया जाता है। ये धामी सरकार का भराड़ी शहर में पहला पूर्ण बजट था, जिसे सरकार ने 13 मार्च से 18 मार्च तक का समय अवधि यहाँ पर तय की गई थी। और इस अवधि में भी ये कह सकते हैं कि सिर्फ 4 दिन का सत्र चलाने का काम यहाँ पर किया गया। 4 दिन के सत्र में भी पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण पर समाप्त हुआ था और उसके बाद 3 दिन सदन की कार्रवाई बजट के सत्र के रूप में यहाँ पर चली है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े करना लाजमी है। उसी तरीके से विपक्ष ने कहा था कि जो पूर्व का जो सप्लीमेंट्री जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया था उसमें भी 5 दिन का समय तय किया गया था कि 5 दिन सदन की कार्रवाई चलेगी, लेकिन उसे सिर्फ 2 दिन नहीं समाप्त करने का काम सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया था। और इस चीजों को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और जब सत्ता पक्ष से इस बाबत जवाब पूछा जाता है तो सत्ता पक्ष के जो सदस्य होते हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि सदन की जो कार्रवाई होती है वो कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा तय की जाती है कि किस दिन कितना बिजनेस सदन के पटल पर रखा जाना है, कितना जो बिजनेस होगा उस बिजनेस के हिसाब से सदन की कार्रवाई को चलाना है, कितने दिन के लिए उस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस के भी जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं, पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष शीतल सिंह है वो यहाँ पर शामिल होते हैं। इसके साथ ये बात भी अब सामने आई है कि ज्यादा सर्दी थी गैरसैंण में, इसलिए सब लोग अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। इसे सर्दी का रूप नहीं कहा जा सकता। सदन की कार्रवाई में जो बिजनेस सरकार की तरफ से कार्य मंत्रणा समिति की तरफ से जो बिजनेस तय किया गया उसी बिजनेस के अनुरूप यहाँ पर सदन की कार्रवाई संचालित हुई है। 4 दिन के बिजनेस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यहाँ पर तय किया गया था और अगर 4 दिन का बिजनेस तय हुआ तो फिर ये जरूरी नहीं है कि 5वें दिन सदन की कार्रवाई चलाई जा सकती है। उसके लिए फिर एक बार फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आहूत करना जरूरी होता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही कार्यवृत्त जारी किया जाता है कि सदन में किस रूप में बिजनेस को लाने का पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि जो विपक्ष के आरोप है एक राजनीति परे वाले यहाँ पर लगते हैं कि जो राजनीति से ओतप्रोत है और विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर ये मांग सदन के भीतर भी की गई थी कि सदन की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को आगामी दिनों के लिए बढ़ाने का काम किया जाए ताकि चर्चा लंबी हो सके, विभागवार बजट पर चर्चा हो सके, जो विधायकों के जो प्रश्न जुड़े होते हैं जनहित से जुड़े हुए वो सदन के पटल पर आ सके। तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो जवाब जहां पर दिया जाता है वो यही है कि जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है तो तब क्यों नहीं विपक्ष के सदस्य इस बातों को उठाने का काम यहाँ पर करते हैं। लेकिन ये समझा जा सकता है कि जो अभी तक का जो आंकड़े या अभी तक के जो बजट सत्र की कार्रवाई गैरसैंण को लेकर कही जाती है उसमें हमेशा ही जो बिजनेस तय किया गया था वो निर्धारित समय से कम का बिजनेस यहाँ पर तय हुआ और हमेशा जो समय अवधि सदन के चलाने के लिए तय की गई थी उस समय अवधि से पहले ही सत्र को समाप्त करने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो ये वाजिब है कि विपक्ष की तरफ से सवाल जरूर यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष अब क्या कुछ अपने बचाव के मुद्दा में कहता है ये देखने वाली बात होगी। जी, लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार सवालों से बचना चाहती थी। इसके साथ साथ जो बजट पेश किया उसमें कोई विजन नहीं था सरकार के पास, उत्तराखंड को लेकर, पहाड़ को लेकर, युवाओं के पलायन को लेकर। देखिए ये राजनीति के सबसे बड़े सवाल होते हैं कि सदन के भीतर की रणनीति पर कोई भी सदस्य बताने की तैयारी यहाँ पर नहीं करता। सत्ता पक्ष की तरफ से अपना पूरा होमवर्क यहाँ पर किया जाता है, लेकिन जब सदन के पटल पर कार्रवाई शुरू होती है तो विपक्षी सदस्यों के जो सवाल होते हैं उन सवालों के जवाब के सामने सत्ता पक्ष के कुछ मंत्री असहज से नजर आने शुरू हो जाते हैं और विपक्ष को एक मौका यहाँ पर जरूर मिल जाता है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब भी गैरसैंण में सत्र आहूत हुआ है उस सत्र की जो समय अवधि थी वो निर्धारित समय से पहले ही सत्र को खत्म करने का काम यहाँ पर किया जाता रहा है। चाहे वर्तमान सरकार का हो या पूर्ववर्ती सरकार का समय के बजट सत्र गैरसैंण के रहे हो, हमेशा निर्धारित समय से पहले बजट सत्र की कार्रवाई समाप्त होती रही है और यही वजह है कि अब सदन की कम समय अवधि को लेकर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाने लगे और सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर चिंतित यहाँ पर नजर आ रहा है कि आखिर वजह क्या है कि गैरसैंण में सत्र नहीं आहूत समय अवधि तक आहूत नहीं हो पाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे फैसले को लेकर विपक्षी पार्टी का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है।
राज्य में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जहां विपक्षी पार्टी बीजेपी और आजसू ने सरकार से कई सवाल किए हैं, वहीं विरोध प्रदर्शन के बीच किए जा रहे सवालों को लेकर सत्ताधारी दल के विधायकों ने अपना पक्ष जरूर रखने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी पार्टी मुख्यमंत्री से सदन के अंदर जवाब मांग रही है। ऐसे में जहां विपक्षी पार्टी मुकर हो रही है, वहीं राज्य के युवा भी गोलबंद होने लगे हैं। तो नियोजन नीति को लेकर जमकर सियासत हो रही है सदन में, और लगातार झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है विपक्षी विधायकों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से। और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के पास विजन नहीं है। सोरेन सरकार नियोजन नीति लागू करना नहीं चाहती है। 1932 के खतियान का जो वादा अपने घोषणा पत्र में किया था, अपने मैनिफेस्टो में किया था, 1932 का खतियान लागू नहीं करना चाहती है सरकार, और इसको लेकर युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तमाम सारे आरोप सरकार पर लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक। तो नियोजन नीति, सरकार, सियासत और सवाल, ये तमाम सारे मुद्दे झारखंड में उठना शुरू हो गए हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने सरकार की नियोजन नीति को विधिसम्मत न बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद नई नियोजन नीति सरकार ने बनाई, राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए नियोजन नीति गई, लेकिन राज्यपाल ने विधिसम्मत नहीं बताते हुए उसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। और ऐसे में अब विपक्ष लगातार घेरने की मुद्रा में है सरकार को, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि कैसे आखिरकार हेमंत सोरेन की सरकार को झारखंड के अंदर घेरा जाए। राकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं रांची से। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, लगातार नियोजन नीति पर 1932 के खतियान को लेकर हंगामा सदन में जारी है। कुछ तकनीकी खराबी है राकेश, इससे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो सदन में जारी है संग्राम, और ये देखिए किस तरह से 60-40 नए चलतों की टी शर्ट पहनकर विधायक पहुंचते हैं। 1932 का खतियान को लेकर इस तरह की टी शर्ट पहनकर बीजेपी के विधायक पहुंचते हैं और सरकार को घेरते हैं। सदन के अंदर सरकार को घेरा जाता है, सदन के बाहर प्रदर्शन किया जाता है, और प्रदर्शन के जरिए जमीन पर बैठकर सरकार को घेरने का ये प्रयास किया जाता है बीजेपी के विधायकों के द्वारा। और इसके साथ साथ विपक्ष मांग कर रहा है, बीजेपी मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में आके कुछ बोले हैं। जो सवाल विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? नियोजन नीति को लेकर अपनी राय स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? 1932 के खतियान का जो वादा किया था चुनाव से पहले घोषणा पत्र में, उसको लेकर अपनी राय, अपनी नीयत स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? 5 शहर 5 खबर में इतना है।